So now we are going to study about the mass extinction. ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि लार्ज स्केल पर एक्सटिंक्शन हो रहा है, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से मृत्यु हो रही है जनजातियों की, वो बताता है मास एक्सटिंक्शन। तो सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है, मिलती नहीं है टेंजिबल यानी वास्तविक रूप में, पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है, वाटर प्योरीफाई नहीं हो पा रहा है, इकोसिस्टम खराब होता जा रहा है, डीजेनरेशन हो रहा है, लैंड का डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, स्पीशीज का लार्ज स्केल पर डेथ हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इवेंट हमें ले जाते हैं मास एक्सटिंक्शन की तरफ। इकोसिस्टम जो है डिप्लीट हो जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। और अब आगे भी हम देखेंगे इन डिटेल किस तरीके से क्या क्या फेज के अंदर कौन कौन से एक्सटिंक्शन आए, जिनकी वजह से हम इवॉल्व होते होते आज की 21st सेंचुरी के अंदर बैठे हैं, और जब हम फेस करने जा रहे हैं 6th मास एक्सटिंक्शन। तो मास एक्सटिंक्शन के अंदर स्पीशीज का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। मास एक्सटिंक्शन के अंदर इतनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन होता है कि अर्थ के 3 क्वार्टर्स जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाती हैं छोटे से समय के अंदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटास्ट्रॉफिक अल्टरेशन आती है एनवायरमेंट के अंदर, वोल्केनिक इरप्शंस बहुत लेवल पर बढ़ जाते हैं, हीट देखेंगे उससे बढ़ जाएगी, प्रेसिपिटेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आप जो है देखेंगे एनवायरमेंट एटमोस्फेयर है उसके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, एसिड रेन ज्यादा होगी, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जिसके अंदर वाटर भी है, बायोस्फीयर भी है, सारी चीजें कहीं ना कहीं डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम बात करें कि हर एक्सटिंक्शन के बाद बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं दोबारा से नेचुरलाइज सिचुएशन आने में। 6 हमारे आज तक मास एक्सटिंक्शन हुए हैं जिनको बोला जाता है बिग 5 दैट हैव शेप्ड द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो अगर पहले की बात करें तो ओर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन 450 मिलियन साल पहले हमें देखने को मिला। फिर लेट डिनोवियन और डेनोवियन से ही रिलेटेड प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन भी था, डेनिसोवन। तो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज वो उसका आंसर है। तीसरा हमारा आया परमियन ट्रासिक ट्रियासिक 250 मिलियन साल पहले, और ट्रियासिक जुरासिक जिसके अंदर हमें डायनासोर जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। और आखिरी हमारा एंथ्रोपोसीन और हेलोथीन एक्सटिंक्शन। अगर हम इन डिटेल पहले की बात करें तो यहाँ पे एक इमेज से भी हम देख सकते हैं इन डिटेल कि फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन के अंदर 0.5% स्पीशीज जो है इंक्लूडिंग मैरिन इनवर्टिब्रेट्स वो खत्म हुई। सेकंड के अंदर 75%, थर्ड के अंदर हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हम इन डिटेल जो लिखा हुआ नीचे उसकी तरफ बढ़ते हैं। थर्ड के अंदर है 99%, एंड देन फोर्थ के अंदर है 80% स्पीशीज हमारी चली गई, एंड देन फिफ्थ जो है उसमें है 76%। अब अगर इन डिटेल बात करें ओर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन जो कि 440 बिलियन ईयर अगो पहले आया, तो इसमें मैंने क्या देखा, सबसे ज्यादा डेथ किसकी होती है, स्मॉल मैरीन ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डिप्लीशन हुआ, 80% तक एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो हमने देखा मैरीन स्पीशीज स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। 85% एक्सटिंक्ट हुई स्पीशीज हमारी। अब करो एंड नीचे। अगर इसका रीजन की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, तो जो हमारा हम्म, सी लेवल था, एक तो जो हमारा ग्लोबल सी टेम्परेचर था वो कूल डाउन होते जा रहा था, उसकी वजह से कोस्टल एरियाज में डिस्ट्रक्शन हमने देखा। ठीक। तो यहाँ पर आप इमेज के अंदर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है वो मरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो 85% इज अ वेरी बिग डाटा, कि मतलब 85% से ज्यादा आपकी मेरीन स्पीशीज स्मॉल मेरीन स्पीशीज मर गई। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट हुआ होगा उस टाइम पर, जो पूरी मेरीन फूड वेब और मेरीन फूड चेन होती है उसको। और जैसे ये एंड होता है तो हम देखते हैं कि शेल्ड क्रिएचर्स आ जाते हैं जिनको ट्राइलोबाइट्स भी बोला जाता है। सेकंड एक्सटिंक्शन है डेनोवियन एक्सटिंक्शन, 365 मिलियन ईयर पहले हमें देखने को मिला था। इसमें किनकी ज्यादा डेथ हुई, मैनी ट्रॉपिकल मेरीन स्पीशीज, यानी ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर सबसे ज्यादा हमें डेथ देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप में से कोई बताना चाहे तो बताइए कि ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ही इतनी ज्यादा डेथ क्यों हुई, क्यों इक्वेटर पर नहीं हुई, पोल्स पर नहीं हुई? आप सर्च कर सकते हैं फॉर अ मिनट। इसमें हम बोल सकते हैं, एक तो जो ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो एस्ट्रॉइड था उसका इम्पैक्ट हुआ,
इसके अलावा रैपिड कूलिंग हो रही थी, यही रीजन दिया गया है, जिसकी वजह से लोकल डिस्ट्रक्शन हुआ डेब्रिस जो है उसका, एंड देन ओशन लाइफ जो है टेम्परेचर की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। और अगर हम बात करें डाटा की, तो जो डेनोवियन पीरियड है यहीं की वो स्पीशीज है डेनिसोवन, और कहाँ पर मिलती थी? तिब्बत प्लेटू, हमारे नेबर में ही हमारे को देखने को मिलती थी तिब्बत प्लेटू, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ क्वेश्चन आल्सो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डुंक डुंक्लियोस्टुअस एक जायंट स्पीशीज थी सी की, जो कि नहीं रही, क्योंकि पहले मास एक्सटिंक्शन से पहले हमें देखने को मिलती थी। तो इस तरीके की जो हमारी स्पीशीज है वो डिप्लीट हुई इस एक्सटिंक्शन फेज के अंदर। एंड ट्रॉपिक्स में हम एक और रीजन भी देख सकते हैं कि जो वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे उनकी वजह से भी हो सकता है कि एक्सटेंशन हुई, बट प्रॉपरली हमें अभी तक नहीं पता है कि क्या स्पेसिफिक रीजन थे हर साइकिल। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो वेयर इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट एक्सटिंक्शन हम डेनी वोन देखते हैं। थर्ड हमारी आती है परमियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन। अब ये हमारी कहीं ना कहीं फिर 100 साल के गैप, लगभग 250 मिलियन ईयर वो बाद आई, जिसके अंदर हमने देखा लार्ज मास एक्सटिंक्शन, यानी लार्ज स्पीशीज का इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स, उनका कहीं ना कहीं मास एक्सटिंक्शन हुआ। तो हम देख सकते हैं जिस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, ये एग्जाम्पल एडेप्टेशन का नहीं है, ये एग्जाम्पल इवोल्यूशन का है कि ग्रेजुअल चेंजेस जो आ रहे हैं उनसे स्पीशीज की डेथ तो हो रही है, लेकिन नई स्पीशीज भी कहीं कहीं बनती जा रही है। वर्टिब्रेट्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से हमने देखा कि जैसे टेम्परेचर नॉर्मलाइज हुआ, जैसे हार्श कंडीशंस नॉर्मलाइज हुई, तो कहीं ना कहीं दोबारा से जो स्पीशीज है उनका इवोल्यूशन होता है, दोबारा से स्पीशीज आती हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं बनती है इन द लास्ट। तो यहाँ पर 96% मैरीन लाइफ और 70% टेरेस्ट्रियल लाइफ कहीं ना कहीं हमारी एक्सटिंक्ट हो गई। स्पीशीज की अगर बात करें तो लैंड के ऊपर रहने वाले डायनासोर जिनके अंदर नाम है डिमेट्रोडॉन्स, ये सबसे पहले हुए जो कि एक्सटिंक्ट हुए। अगर इनके बारे में देखें तो आई थिंक दे कैन फ्लाई आल्सो एट दैट टाइम बिकॉज दे हैड द विंग्स आल्सो। तो द काइंड ऑफ फ्लाइंग ड्रैगन role they played during that time. And the last, the fourth number we have Triassic Jurassic extinction. Jurassic Sure. Park. Are you sure that these land dinosaurs are having wings? Because they are land dinosaurs who are known as, Dimetrodons. आप फिर से दोबारा ग्राफिक देखिए. And do you think that the evolution is in the line of making them fly? You can have a look at the graphic once more. इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि फ्लाई नहीं कर सकते थे, बट इनका इलोंगेटेड वर्टिब्रेट के स्पाइन जो हम देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में होता है, जो कि They can jump, they can hop probably, but they cannot fly. Actually, there are some websites, sir, which is mentioning that the Dimetrodons can fly also. So अच्छा. it's a matter of cross check. So please pause the session. We will confirm it. So the No number. problem. In fact, you all can bring interesting facts and debatable points. That will be very good, rather than being, mute spectators or mute microorganisms if we talk about ecology. Yes. So that's why I felt like it was an interesting thing. Please carry on. Thank you. And if we talk about, because I'm searching them on the sidelines, so Dimetrodons do not have hairs. This is an important information. And they were the first dinosaurs which we have seen that they were evolved, and they were first also in the extinction phase. So the number fourth we have Triassic Jurassic extinction, जो कि हमने देखा 210 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुई, जिसके अंदर वर्टिब्रेट स्पीशीज के अलावा भी कहीं ना कहीं जो अलग स्पीशीज थी वो कहीं ना कहीं हमारी एक्सटिंक्ट होती चली गई। आप करिए नीचे। परसेंट की बात करें तो अराउंड 75% स्पीशीज यहाँ पर भी हमने देखा किस तरीके से एक्सटिंक्ट हुई। आप करिए, स्क्रॉल करिए करना। we have covered this. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि
लिजर्ड स्पीशीज, जो जिनको हम ड्रैगन लिजर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये कहीं ना कहीं जिनका नाम, साइंटिफिक नेम हम देख सकते हैं, ट्राइसिनोसैक्टस, ये ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हुई एट द स्टार्ट ऑफ जुरासिक पीरियड. So along with the dinosaurs, we have seen that the lizard kind of species were also facing the large scale extinction when we are talking about the fourth phase, where the terrestrial as well as the marine species, including the vertebrates, were extincted. इसको हम बोल सकते हैं क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर जो बोलते हैं, उसके एंसेस्टर्स यही थे, उनसे रिलेटेड. And the last in the series of big five extinction we have Cretaceous tertiary extinction. ये हमारा recent तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में होने वाला हमारा यही है. 65 मिलियन ईयर्स अगो ये हुआ. और इसके अंदर जो भी हमारी डायनासोर की स्पीशीज, जो जेनेटिक वेरिएशंस उनके बचे हुए थे, वो भी फाइनली वाइप्ड आउट हुए. और अराउंड 50% प्लांट्स एंड एनिमल्स दे वर आल्सो गॉट एक्सटिंक्टेड, जिसकी वजह से अगर हम परसेंट की बात करें तो अराउंड 75% स्पीशीज बोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग द डायनासोर लाइक स्पीशीज वर एक्सटिंक्टेड. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉन एवियन डायनासोर्स वर किल्ड इन द फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन. तो जितने भी नॉन एवियन डायनासोर्स है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वी कैन अगेन से द सेम थिंग दैट द अर्लियर स्पीशीज ऑफ द डायनासोर्स वर द एवियन, but the later part they were non-avian, and in the last stage, that is the fifth stage of the big five series, non-avian dinosaurs were also extincted in the fifth mass extinction, जिन पे हम इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पर. तो अगर हम बात करें, जैसा अभी करुणा ने इन डिटेल बताया भी, क्या ऐसे रीजन रहे हैं. आज के टाइम पे तो हम बात करते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक लेड सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन उन टाइम पर ये जो बिग फाइव आए हैं, क्या इनके प्रोमिनेंट रीजंस हुए होंगे. तो हम बोल सकते हैं कि द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एज इन होल, जब हम देख रहे हैं कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, लैंड फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग तरीके से लिथिफिकेशन से लेके सॉलिडिफिकेशन ऑफ लैंड, कंपैक्शन, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम बॉटम ऑफ द अर्थ टू द एटमोस्फेयर आल्सो. तो इन सारी चीजों के अंदर जो इवोल्यूशन है, उसने जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको कहीं ना कहीं फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन के बाद तक सस्टेन किया. और आज के टाइम पर हम देखते हैं कि जो लिविंग कंडीशंस हैं उनके अंदर, जिनके अंदर हम बहुत सारी स्पीशीज खो भी चुके हैं, आज भी हम एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज अ प्रोमिनेंट concept, and we can say is a prominent reality which was also highlighted by the UPSC in its prelims exam. अगर एंथ्रोपोजीन की बात करें तो ऑनगोइंग एंथ्रोपोसीन, एंथ्रोपोजेनिक टर्म एक साइंटिफिक टर्म है, वहां से एंथ्रोपोसीन पीरियड के बारे में हम जानते हैं. एंथ्रोपोजेनिक का होता है ह्यूमन इंड्यूस, यानी मानव जाति के जितने भी एक्टिविटीज है उनसे इंड्यूस्ड जो इफेक्ट आ रहा है, उसको एंथ्रोपोसीन बोला जाता है. तो एग्रीकल्चरल इवोल्यूशन हमारा 12,015 साल पहले से जब से हुआ है और आज तक जियोलॉजिकल इपोक, हमने देखा है कि किस तरीके से अर्थ की जियोलॉजी का फॉर्मेशन हुआ, इकोसिस्टम बने. और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से लेकर के हमारे क्लाइमेट चेंज को भी इंड्यूस कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे इंडिया की, अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर हमारी मोन्यूमेंट से लेकर, हमारे रिवर सिस्टम से लेकर, हमारी ओशियनिक डाइवर्सिटी से लेकर, हमारे मैंग्रोव डिजर्ट से लेकर, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फोना है, कोई भी ऐसा छूता नहीं है जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से दूर हो. आपकी बर्ड सेंसस होते हैं, पता लगता है बर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई. आपके जो मैमल्स की जानकारी निकाली जाती है, उसमें पता लगता है कि बहुत सारी मैमल्स की स्पीशीज ही नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गई है. आदियों के लिए अकाउंटेबली, मतलब हम बोलते हैं कि आदियों का डाटा ही नहीं है हमारे पास. तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस को कहीं ना कहीं कम किया जाए, और जो हमारा अर्थ है उसको एक सस्टेनेबल दिशा की तरफ ले जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम दोबारा से एक मास एक्सटिंक्शन ना देखें और हमारे जो साथी वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फोना है उनको ना दें. 1800 से 2022 तक हमने देखे 55 छोटे छोटे जो एक्सटिंक्शन हैं वो इन टोटल हो चुके हैं. बर्ड्स सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट हुए हैं, जिनके बाद हम देखें तो मैमल्स हैं, फिर एम्फीबियंस हैं, फिर रेप्टाइल.
So this can come in the exam also. So this chronology should be adhered to. COP 15 की बात करें तो COP 15 ऑफ CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी चाइना में हुई। यहाँ पर निकल के आता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ग्लोबल रेट जो है एक्सटिंक्शन का वो बढ़ता जा रहा है और 100 टाइम्स ज्यादा है पिछले 10 साल से। तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के लॉस को मिटिगेट करने की बात करी, इकोसिस्टम को रिस्टोर करिए, इंडिजिनस राइट्स किनके, ट्राइबल्स के, जंगल में रहने वाली जनजातियों के, सिविल सोसाइटी के आप दीजिए ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें। और कॉन्मिंग प्रोटोकॉल जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात की गई 30-30 के रेशियो, जिसके अंदर इफेक्टिव कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन किया जाए इनका 30% ऑफ लैंड का और 30% ऑफ कोस्टल एरियाज एंड ओशंस। क्योंकि हमने देखा जो मोस्टली इम्पैक्ट हुआ है वो हमारे ओशियनिक मेरीन रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा हुआ है, बाद में हमारा टेरेस्ट्रियल के ऊपर हुआ है। लेकिन आज के टाइम पे दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं बराबर का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए 30-30% हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ स्क्रॉल प्लीज widespread monoculture practice in agriculture and large scale commercial farming with indiscriminate use of chemicals in many parts of the world result in loss of good native ecosystem, fear of possible collision of meteorite, large scale cultivation of GM crops and mankind's over exploitation. So D is the most appropriate answer as far as the extinction is concerned. चलिए अब अगर हम बात करें कुछ